चलिए सर इब्तिदा करेंगे और डिसमेंटलिंग कॉस्ट पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, उसको एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, उसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे पूरे सवालात के साथ। और आपके कुछ उसमें से अनआंसर्ड सवालात थे जो कि आपको था कि इसका फ्यूचर में क्या करेंगे, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह आज की क्लास में क्लियर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमने सर पढ़ा था डिसमेंटलिंग कॉस्ट, उससे पहले पूरा जो हमने IE16 अब तक पढ़ा था उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ लिया था भाई IE16 में कि जहाँ जहाँ पीपी की बात आएगी यही एक स्टैंडर्ड है जो कि हमें गाइड करेगा। फिर हमने कहा सर पीपी क्या होते हैं, वो टेंजिबल फिक्स एसेट जो 4 पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। वो कौन से 4 पर्पसेस होते हैं? प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, रेंटल टू अदर्स। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े थे और हमने आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा था मेरा बच्चा? और हमने पढ़ा था सर आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास इसकी इनिशियल मेजरमेंट पहले दिन किस चीज वैल्यू पे मेजर करेंगे? कॉस्ट पे। कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? परचेज प्राइस, हमने कहा उसमें ऐड करते हैं इनडायरेक्ट वो नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। फिर हमने कहा जो अगली इंपॉर्टेंट थी, जो जिस्ट था, वो था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है प्यारा बच्चा, जल्दी बताओ। हमने कहा कि सर हर वो कॉस्ट जो कि एसिड को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए ज़रूरी हो। अब इसके अंदर हर वो कॉस्ट है। अब हमने कहा सर नॉर्मल कैरेज इन, टेस्टिंग कॉस्ट, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये तो नॉर्मल है। उसके अलावा अगर हमारा कोई लेबर लग रहा है, हमारा कोई स्टाफ लग रहा है इंस्टॉलेशन फेज में, वो सब कॉस्ट भी इसका हिस्सा बनेगी। ऐसा ही है सर, पक्की बात है सर। फिर आगे बढ़े तो हमने तीसरा कंपोनेंट पढ़ा था डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग, डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन कॉस्ट, ये क्या कॉस्ट होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या था? हमने कहा कि सर एसिड को जब हम किसी जगह इंस्टॉल करते हैं तो जाहिर सी बात है ज़मीन की खुदाई वगैरह होती है। सर जब वो ज़मीन की खुदाई वगैरह होती है तो हमने कहा उसके बाद, खुदाई के बाद वो ज़मीन जो है उसको हमें 5 साल 10 साल बाद, प्रोजेक्ट के बाद वापस उसी कंडीशन में हुकूमत को देना होता है जैसे हुकूमत ने हमें दी थी। ये ज़्यादातर किस बिजनेस में आती है? ऑयल एक्सप्लोरेशन, सही है, या मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, जहाँ पर कंपनीज क्या करती हैं सर, या आपके मुल्क में कौन सी कंपनीज हैं? OGDC, PPL वगैरह। इनका काम क्या है? तेल ढूंढना, कि भाई तेल ढूंढो, तेल कहीं से निकले उसको निकालो। तो वो जब जाती हैं तो वो कहीं फिट अंदर जाके डिगिंग करती हैं, तेल की सर्च करती हैं, निकल जाए तो सही है, नहीं तो वापस। तो हुकूमत कहती है वापसी से पहले रुको ज़रा, सब्र करो। हम आपको बताएंगे कि आपको पूरी साइट को क्या करना है? रीस्टोर करना है। अब ये कॉस्ट ज़रूरी होती है। अगर आप इस कॉस्ट की कमिटमेंट हुकूमत को नहीं देंगे तो आप यकीन माने हुकूमत आपको प्लांट लगाने ही नहीं देगी। तो सर इसीलिए हमने कहा जो कॉस्ट का तीसरा कंपोनेंट था वो क्या था? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब हमने कहा सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट के पीछे एक कॉन्सेप्ट छुपा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि आप बचपन में QT में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में? कि भाई वक्त, पैसा वक्त के साथ साथ अपनी कदर होता है। अगर मुझे 5 साल बाद डिसमेंटलिंग करनी होगी, 50 मिलियन की कॉस्ट आएगी, तो ये तो 5 साल बाद की है। मुझे इसको आज की टर्म्स में कंसीडर करना होगा, और आज की टर्म्स में कंसीडर करने के लिए क्या निकालूंगा? इसकी प्रेजेंट वैल्यू। इसकी क्या निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू। और जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी उसको हमें कॉस्ट के अंदर शामिल करना है। सही है सर। ये बेसिकली सारी बातें हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। आज की क्लास में इसकी प्रैक्टिस, इसके साथ मजीद सवालों की प्रैक्टिस इंशाल्लाह हमारा फोकस होगी। तो चले सर आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल किसी का यहां तक? नहीं है सवाल? चलें फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ हैंड आउट सबके पास है। कोई है जिसके पास हैंड आउट नहीं है? आपके पास नहीं है, सही है। फिलहाल शेयरिंग करें, मैं देखता हूँ बाहर शायद हुए तो ले आता हूँ।
नहीं बेटा, वही है जो कि फर्स्ट क्लास वाला है। नो न्यू हैंडआउट। अगली क्लास में आपको मिलेगा न्यू हैंडआउट और वो आखिरी होगा, उसके बाद इंशाल्लाह बुक। आ जाएं जी, आ जाएं। चले सर, अब तक मैं आपको चाहूंगा हैंड आउट के पेज नंबर 2 पे आप लोग आए, प्यारा प्यारा बच्चा, और इसमें आपको एक समरी नजर आ रही होगी, समरी सी। सर अब सुनिएगा, हर टॉपिक की मैं आपको ऐसी मेरा बच्चा समरी दूंगा। ये समरी क्यों होगी, इसके ऊपर लिख दें लास्ट डे रिवीजन। अब सर होता क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जितनी भी बातें आपके IAS 16 के स्टैंडर्ड में लिखी है ना, उनको समराइज करके एक पेज में डाल दिया गया है, ताकि आपको आखिरी दिन पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज करने में उसके कॉन्सेप्ट आसानी हो। सही है सर। तो आए, सबसे पहले हम आते हैं रिकॉग्निशन मेजरमेंट में। आपको नजर आ रहा होगा कॉस्ट कंप्राइजेज, आ रहा है नजर, परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसके आगे ब्रैकेट में लिख दें नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल। अगली चीज आ रही है एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। हर वो कॉस्ट जो कि जरूरी हो, सही है, एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए, ये इसको इसने स्टैंडर्ड ने ऐसे डिफाइन किया। तीसरी चीज क्या है, इनिशियल एस्टीमेट। इनिशियल एस्टीमेट का मतलब को अंडरलाइन करें, अभी इसके मतलब की तरफ जाएंगे। इनिशियल एस्टीमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, एसिड को फिर से निकालना, एंड रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड। सही है सर। अब अगर आप आएंगे इसके बराबर में डब्बे में रिकॉग्नाइज, ये हमने वही जो एसिड की डेफिनेशन पढ़ी थी उसको डिफाइन किया गया। किसने कहा इसको रिकॉग्नाइज, बुक्स में रिकॉर्ड कब करोगे एसिड, रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट future economic benefit will associated with the asset will flow to the entity and the cost of the asset can be measured। इसने कहा आप एसिड को अपने पास बुक्स में रिकॉर्ड कब करोगे, जब दो ये बातें हो जाएं, फ्यूचर बेनिफिट भी हो ना, इसकी आप कॉस्ट को क्या करो, इसके ऊपर लिख लो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अगर आपसे आई के पूछ ले थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीपीई को रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, पीपीई माना कि आपका एसेट है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज बुक्स में कब रिकॉर्ड करोगे, जब आपको यकीन हो कि फ्यूचर बेनिफिट मिलेंगे और इसकी कॉस्ट क्या होगी, रिलायबली मेजर होगी। अब बड़े गौर से सुनना, यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। एक कंपनी थी, उसने एक एसेट मंगवाया और उसने एसेट मंगवा करके अपने पास मंगवा लिया, और इतनी स्मार्ट कंपनी, कभी कभी ऐसे गधे होते हैं, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेंगे। एसिड मंगवाने के बाद कॉस्टिंग की क्या, इस एसिड से सपोज करो एक मार्कर बनाने की मशीन मंगवा ली, और फिर कॉस्टिंग की कि अगर इस मार्कर से मार्कर अब बनाएंगे इस मशीन से तो हमें क्या कॉस्ट आएगी। तो बाद में फीजिबिलिटी स्टडीज को हम कहते हैं कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा ना, एक अंदाजा लगाना। पता चला है इस मशीन से मार्कर बनाना महंगा पड़ेगा, कंपनी ने मशीन को क्या कर दिया, साइड। अभी मशीन इस्तेमाल हुई नहीं और उससे पहले सोच लिया कि यह अब हमारे किसी काम की, तो मुझे बताओ कि क्या मशीन से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलेंगे, नो। तो क्या वो मशीन बुक्स में रिकॉर्ड होगी, नो। तो मेरे पास एक केस आया, किसी ने कहा भाई ऐसा सीन है, मैंने कहा वो मशीन तो सर आपका एसेट है ही नहीं, सही, वो मशीन तो आपका पीपीई है ही नहीं। तो बोला फिर क्या करें इसका, फिर वो आप बड़े होंगे तो आपको बढ़ाएंगे बताएंगे। हमने कहा आप इसको बेच ही सकते हो, तो इसको फिर एक अलग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। लेकिन याद है सर, अगर जब मैं कोई एसेट लेता हूँ तो मुझे उम्मीद हो कि उससे बेनिफिट है, अगर बेनिफिट मिलने की ही उम्मीद खत्म हो जाए तो फिर वो मैं उसको अपना बुक्स में रिकॉर्ड ही
नहीं कर सकता। सही है, SPPE सही है। केनेस ने टेबल मंगवाई, सर आसान आप लैपटॉप इस पे रख के पढ़ाएं। मैंने आते ही कह दिया, मैंने कहा इस टेबल पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब केनेस ने कहा सर मंगवाई आपके लिए थी। मैंने कहा सही है मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसी पे रूस्ट्रम पे पढ़ाऊंगा। तो ये अब केनेस इसको अपनी बुक्स में एसेट के तौर पर रिकॉर्ड, जहां आपको लगे कि भैया ये एसेट जो था इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उस दिन इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या हो गया, खत्म, फेल। सही है जी। सेकंड पॉइंट कि उसकी कॉस्ट क्या हो जाए, रिलायबली मेजर हो जाए। ये यूजुअली हो जाता है। उसने कहा आपका एसेट ऐसा हो जिसकी आपको कॉस्ट पता हो। हाँ कभी कभी ऐसा होता है आपको कोई एक चीज किसी ने गिफ्ट दे दी, अब उसकी कॉस्ट ही आप अंदाजा नहीं लगा, वैसे यूजुअली हम लगा ही, लेकिन किसी ने आपको एकदम से हाई फाई एसेट गिफ्ट दे दिया। सही है, एक टेक्नोलॉजिकल मशीन दे दी जो आपके बोलने पे काम कर रही है, बोलने पे मशीन, ये अपनी टेबल बन रही है, बोलने पे कुर्सी बन रही है। वो आपने कहा यार ये क्या चीज़ दे दी, इसकी क्या कॉस्ट होगी, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। सही है सर। अब आते हैं मेजरमेंट। इनिशियली रिकॉर्डेड एट, और कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया कि कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। जब भी कोई हमसे पूछे पीपी की कॉस्ट में कितनी चीजें आती हैं, 3 नंबर्स में याद रखना है 3। चले सर, अब जब कॉस्ट हमने पढ़ लिया है तो हम आते हैं कॉस्ट के हिसाब से सवालात भी देखते हैं। पेज नंबर 4 ऑफ द हैंडआउट पे आ जाए, एग्जांपल नंबर 1। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, लेकिन आज हम सिंपल से लेकर मुश्किल चीजों की तरफ भी जाएंगे। एग्जांपल नंबर 1, लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, ट्रेड डिस्काउंट गिवन, लेस करेंगे डिलीवरी कॉस्ट, एड इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, एड आर्किटेक्ट्स फीस, एड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर। हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में कि एडमिन और जर्नल ओवरहेड्स नहीं आते कभी भी। चले सर फिर और आगे बढ़े। लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव ग्रांटेड द कंपनी अ लाइसेंस टू ऑपरेट द एसेट ऑन कंडीशन दैट कंपनी विल remove the asset and return the site to its former condition at the end of asset life। हुकूमत ने हमें ये एसेट लगाने, इंस्टॉल इसलिए करने दिया था जब हमने ये वादा किया कि हम क्या करेंगे, इसको दोबारा। फिर कह रहा है कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड अ लायबिलिटी ऑफ 2.5 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्लियरिंग। अब सर इसने हमें डायरेक्ट वैल्यू निकाल करके दे दी, इसने हमें ये नहीं बताया फ्यूचर में इतना करना पड़ेगा। इसने कहा आज कंपनी ने इसकी मदद में इतना अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, ये कंपनी ने आज प्रेजेंट वैल्यू ही रिकॉर्ड कर ली है। तो ये सवाल सिर्फ एक बेसिक के लिए था कि जब आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी सवाल में तो आपने किस तरीके से इसको करना है। तो यहाँ पर कॉस्ट के तीनों कंपोनेंट हैं। जल्दी से सब इसको करना शुरू करें जब तक मैं भी बोर्ड पे करता हूँ। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। जल्दी से सब इसको खुद से करना शुरू करें बोर्ड पे देखे बगैर। लिस्ट प्राइस, इसमें से क्या लेस किया, ट्रेड डिस्काउंट। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी करें खुद से। 1 मिलियन, इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, कितने का, 9,50,000 परचेज प्राइस। डिलीवरी कॉस्ट 1 लाख, इंस्टॉलेशन कितनी है, साइट प्रिपरेशन
2 लाख। आर्किटेक्ट फी डिस्काउंट रेट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए तो नहीं दिया हुआ क्योंकि इसने हमें टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे दी। सही है सर, ये सिर्फ बेसिक सा सवाल था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। ऑफ डीएम कॉस्ट, उसने कहा इतने की लाइबिलिटी, अब देखो ये अल्फाज बड़े, इसने कहा इतने की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर चुकी है, मतलब इतना अमाउंट कंपनी ने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। वो कितना है टोटल, कितना हुआ भाई? 16,40,000। तो ऑनलाइन वाले बच्चों 16,40,000, सिंपल सा सवाल था, सिर्फ बेसिक था। देखो इसमें सिर्फ सवाल करवाया क्यों, ताकि बताने के लिए कि कॉस्ट का पहला कंपोनेंट आ गया, ये कॉस्ट का दूसरा और ये तीसरा। कॉस्ट में याद रखो सर ने क्या कहा, 3 ही चीजें आएंगी। सही है, बढ़े आगे। किस कदर आसान सवाल है ना सर। बिल्कुल आएगी मुजम्मिल। आर्किटेक्ट फीस, आर्किटेक्ट भैया को पूछा भाई तुम बताओ कितना गहरा जो है खड्डा खोदें उसमें मशीन को डालें। तो सर बहुत ज़्यादा आसान सवाल था। अब आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल है उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। अरमान एंटरप्राइजेज, इसके ऊपर एक शेर याद आ गया अरमान के ऊपर। मेरा जनाजा बहुत भारी होगा, मेरा जनाजा बहुत भारी होगा, सारे अरमान साथ लेकर जाऊंगा। सही है सर। ये किसी ऐसे इंसान के लिए जिसको लगता हो कि ज़िंदगी में उसकी ख्वाहिशात पूरी, वैसे भी सर दुनिया है जन्नत थोड़ी है कि हर ख्वाहिश, लेकिन आए हम अरमान पूरे होना उसका सवाल ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप सब ने मेरे साथ पढ़ना है प्यारा प्यारा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2, a new machine is purchased by Arman Enterprises. Relevant details are as follows. सर अब ये पूरी डिटेल आपको गिवन है और अब मैं आपको जो है पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद पढ़ें और मुझे इसका सही आंसर देखें। किसका आप लोगों के सबके आंसर मैच भी करते नहीं, खुद पढ़ें खुद करें। इस सवाल को करने में 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगने चाहिए अरमान एंटरप्राइजेज में। सर एक सवाल आया है कि ये परचेज प्राइस के बाद ये जो कॉस्ट आ रही होती है इसको कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है? नहीं, जो ऑर्डर आपका दिल चाहे आप फॉलो करें। ऑक्ट्राई चार्जेस क्या होते हैं? छोटे मोटे खर्चे यूजुअली जब भी गाड़ी लेकर जा रही होती है कराची से लाहौर, बीच में टोल वोल के खर्चे, ड्राइवर ने थोड़ा बहुत खा पी लिया, उसने कहा भाई गाड़ी कैसे चलाऊंगा, सही है, वो सब। सोच खुद ही, गलती से ना डरें, हमेशा पहले एक तुक्का लगाएं अपना। सोचें ऑक्ट्राई चार्जेस प्यारा प्यारा बच्चा छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कि आपने कहा यूजुअली डिलीवरी ऑफ व्हीकल के टाइम पे होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि सामान जो है वो कराची से लाहौर, आपको पता है पोर्ट कराची में, तो कराची में सामान आता है कोई इंपोर्टेड, फिर वो यहाँ से जाता है पूरे पाकिस्तान। तो जो इसके बाद रास्ते के टोल टैक्सेस होते हैं, ड्राइवर बोलता है यार मैं आपका सामान लेकर जा रहा हूँ तो सर बीच में कुछ खाऊंगा पीऊंगा भी तो सही, तो खाने पीने के जो आपको चार्ज करता है वो सबको कहते हैं ऑक्ट्राई चार्जेस। इनिशियल ऑपरेटिंग शुरू में नुकसानात हुए इसको चलाने में।
थोड़ा सा दिमाग चल लगेगा आपका यहाँ पे। सेवन 89,500 एक आंसर है, 784,900 दूसरा आंसर है। 771 786 माशाल्लाह। 792 773 772 हाँ जी 786 400 माशाल्लाह। 784 900। पहली दफा ऐसा हुआ है कि दो लोग आंसर सेम अभी आ रहा है, मतलब बाकी सब अलग अलग दे रहे हैं। 784 900 कितने हैं? बस एक दो एक ऑनलाइन में 773 900। सर देखें सब अपने जो है ना आंसरों पे रहना कि हाँ भाई हम सही हैं, घबराना नहीं। सही है सर, छोटी मोटी गलतियां सब करते हैं। हाँ एक चीज़ जो मुझे पसंद है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये चीज़ आपको पता है, खवातीन जो सीए में हम रेशोज निकाले ना, दो तरह के रेशोज निकले। पहला रेशो निकला इंटर वाले बच्चों का और ए लेवल्स वाले बच्चों का। इंटर वाले बच्चे आईके अपने का 100 में से 17 बच्चे ऐसे हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैफ पास करते हैं। ए लेवल्स वाले 100 में से 41 ऐसे हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैफ। जब डिफरेंस पता चला, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, पूछो क्या? अंग्रेजी। मैं बार बार बच्चों कहता हूँ अपनी अंग्रेजी मेरा बच्चा अच्छी तो तुम रट्टे मारने से तुम्हारी ज़िंदगी का अजाब ख़त्म हो जाएगा। अंग्रेजी कैसे अच्छी करें सर? अंग्रेजी सुने। अंग्रेजी कैसे सुने? अंग्रेजी सुने इंडियंस के मुंह से या पाकिस्तानी के मुंह से, क्योंकि उनकी अंग्रेजी का एक्सेंट हमारे जैसा होता है। जैसे कि मैं आपको एक यूट्यूब का वो बताता हूँ चैनल, थिंक स्कूल। ये एक इंडियन बंदे का है, दो इंडियन बंदों का है बेसिकली, जो एक है तो वो थिंक स्कूल चैनल है ना, उस चैनल पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आती हैं और वो बंदा तो उसकी अंग्रेज़ी काफ़ी हद तक हमसे मिलती हुई है। तो एक तो बोला सिर्फ अंग्रेज़ी। मसला क्या होता है कि कुछ जो थ्योरी के पेपर होते हैं उसमें ए लेवल्स वाला बच्चा अंग्रेज़ी लिख सकता है, हम जैसे, मैं भी इंटर का बच्चा था, हम उनको अंग्रेज़ी लिखने में थोड़ा सा मसला, तो वो बेचारा बच्चा कोशिश करता है कि पूरा रट्टा मारे, जो कि बर्डनाइज हो जाता है। सही है, सही है। तो सर ये दूसरा एक हुआ कि खवातीन और मर्दों का रेशो। तो मर्द जो थे ना उनकी परफॉर्मेंस एवरेज थी, एवरेज परफॉर्मेंस वाले मर्द हजरात ज़्यादा थे। खवातीन या तो अबव एवरेज थी या तो बिलो एवरेज थी। खवातीन में एवरेज वाला केस, तो मैं इसको कहता हूँ इसके पीछे दो वजूहात हैं। उसके लिए तो देखो एक बात शुरू से, तो मैं आईकेप जो है ना बहुत तेज़ है। तुम लोगों के दिमाग में ना बचपन से होता है अब तक जो इंटर में ए लेवल्स में, कि जो सर ने क्लास में जैसा पढ़ाया वैसा ही पेपर में फिगर्स चेंज होकर आ गया। आईकेप के साथ ऐसा, आपके जो 4 पेपर है अकाउंटिंग के उसके ऊपर आईकेप जो है, बल्कि 3 अब तो हो गए, अब तो आइए गया वो पीआरसी में, और 3 अकाउंटिंग के पेपर के ऊपर आईकेप जो है साल के 1,44,00,000 रुपए खर्च कर रहा है, तकरीबन 12 लाख रुपए महीना। तो जाहिर सी बात है ये पेपर वो आपको ऐसा, बच्चे के दिमाग में सीए में बच्चा स्ट्रगल क्यों करता है? वो ये सोच के जाता है कि जैसा मैंने इंटर तक में पढ़ा हुआ है वही पेपर में नहीं होता है ऐसा। आईकेप आप कुछ भी कर लो ना, आपको 60-70 नंबर से ज़्यादा का पेपर बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। हाँ 60-70 तक का आता होगा, बिल्कुल कर लूँगा। उसमें फिर आपको सोचना पड़ेगा, जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। इस चीज़ को सिखाने के लिए आप देखें, मैंने आपको इस सवाल में ऑक्ट्रॉय चार्जेस के बारे में शुरू में नहीं बताया, इनिशियल ऑपरेट। मैं चाहता हूं कि आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के मेरा बच्चा क्या करें, जजमेंट मेकिंग करें। और दूसरी बात, जो लड़के क्यों मैं कहता हूं कामयाब, मतलब कामयाब नहीं एवरेज होते हैं लड़के, यहाँ तो अबव एवरेज या तो, क्योंकि लड़के ना प्रैक्टिकली प्रेशर रिलीज कर देते हैं। आईकेप में गए, पेपर में देखा मुश्किल सवाल आ गया, सबसे पहले मुश्किल सवाल देख के अपने आप को गाली दी कि डैश तू पूरा साल नहीं पढ़ता, ये देख एंड में क्या हुआ। तो बे प्रेशर
फिर कुछ ने टीचर को भी सुना दी, भाई यार इसने ये चीज़ कराई नहीं थी, तो भी प्रेशर रिलीज हुआ। और फिर आईक्यू को तो बेशुमार गालियाँ, तो इनका प्रेशर क्या हो जाता है, रिलीज। जब प्रेशर रिलीज होता है ना तो ये सुकून में हो जाता है ना। देखे ना, आपका भी किसी से फड्डा हो जाए, आप उसको सुना दें, लड़के सुना दिया, ये वो आपस में कुछ सुनाया, और फिर 15 मिनट बाद दोस्ती। लड़कियां उसको पहले दिल में रखेंगी, फिर रोएंगी, फिर सुनाने के स्टेज पे आएंगी, उसके बाद क्या होता है, दोस्तियां होती हैं। तो लड़कों में फौरन नहीं भाई खत्म, तो लड़के पेपर में प्रेशर रिलीज, मुश्किल पेपर देख के हाँ भाई अब क्या कर सकते हैं। खवातीन ये काम नहीं करती हैं, वो परेशान होती हैं, यार ये तो मैंने किया नहीं। उनके दिमाग में थॉट आता है कि अब फेल हो गई तो खानदान में क्या होगा। इनके दिमाग में क्या, वो मैं फेल भी हो गया तो क्या हो गया, सही है। तो अब्बू को भी बोल दूंगा, अब्बू सीए था, आपने थोड़ी किया जो आपको पता होगा फेल वेल से क्या होता है। तो पॉइंट क्या है खवातीन आपके लिए, क्लास में आंसर बताया करें डरे बगैर, शर्माए। इनको देखें, लड़कों को बेशर्मों की तरह गलत आंसर कॉन्फिडेंटली बताएंगे, हाँ सर ये आंसर है, सही है। हालांकि देखना भी इन्होंने इतने बड़े बड़े भंड किए होंगे, इनको नहीं पता है। तो यही चीज़ें मैं आपसे भी चाहता हूँ, थोड़े से सीए में बहादुर हो जाए, थोड़ा सा डरे नहीं, जो भी आंसर आए ना वो सच बताएं डरे बगैर। तो चलें जी, खवातीन बताती जाएं क्या क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। 773 900 किस किस का आ रहा है, 900। ऑनलाइन में ज्यादातर बच्चों का ये आंसर आ रहा है। और 769 300। और खवातीन 786 792। बाकी पीछे वाली खवातीन 786। चले सर, अब आए, अब हम सवाल करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों, इनका इनमें से मेजॉरिटी मुझे नजर आ रहा है 773 900 वाली है या 786 वाली है मेजॉरिटी। अब देखते हैं, अलग अलग भी हैं, मेजॉरिटी हमेशा सही भी नहीं होती। आए सर सवाल पढ़ते हैं। A new machine is purchased by Arman Enterprises. Relevant details are as list price कितनी है, 8 लाख। ट्रेड डिस्काउंट, इंपोर्ट ड्यूटीज, कुछ नहीं बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, नॉन रिफंडेबल। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, आर्किटेक्ट फी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इनकम टैक्स एडजस्टेबल ब्रैकेट में क्या लिखा है, कुछ भी नहीं करेंगे। हमने कहा ये तो वापसी, इंश्योरेंस एंड फीस पेड टू क्लियरिंग ऑक्ट्राई। फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे ऑक्ट्राई चार्जेस क्या होते हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं सर। ऑक्ट्राई चार्जेस होते हैं छोटे मोटे खर्चे जो यूजुअली एसेट की डिलीवरी के टाइम पे आते हैं। जैसे कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं भी सामान जाना हो तो वो शिप के थ्रू कराची आता है या गवादर। गवादर अभी इतना ऑपरेशनल नहीं है और दूर भी है, तो कराची पोर्ट पे सामान आ जाता है। जब वो कराची पोर्ट पे सामान आता है तो सर कराची पोर्ट से अब पेशावर भी जा रहा है, लाहौर भी जा रहा है, इस्लामाबाद भी जा रहा है। तो कैसे जाता है, ट्रकों में, ट्रॉलर्स में। अब जो ट्रॉलर्स होते हैं वो जाते हैं, जगह जगह टोल टैक्सेस उनको देने पड़ते हैं, वो उसमें आ गए ऑक्ट्राई में। ट्रॉलर वाला खाना पीना कर रहा है, ऑक्ट्राई में आ गया, सही है सर। तो ऑक्ट्राई मतलब क्या होता है, छोटे मोटे खर्चे, ऑक्ट्राई चार्जेस। तो ये बिल्कुल आने चाहिए क्या, यस सर। लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एस्टिमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ। सर यही बात हमने अभी एस्टिमेट करके लगा दिया, तो हमने कहा डिस्काउंट रेट नहीं दिया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके दे रहा है। एस्टिमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग व्हिच कंपनी इज लायबल। डिसमेंटलिंग कॉस्ट की हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है, नाम बदल के। हमें पे करना पड़ेगा उस वक्त नहीं, अभी इसका एस्टिमेट जो है उस वक्त तो इससे ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये तो आज का एस्टिमेट हमने निकाल लिया कि इतना अमाउंट पे करना। फिर आगे आते हैं, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रोक डाउन ड्यूरिंग। मशीन लेकर आ रहे थे, फर्नीचर तोड़ दिया इस चक्कर में, मशीन लगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इंश्योरेंस फॉर द ईयर, लाइसेंस फी फॉर द ईयर, नहीं सर लाइसेंस फी क्योंकि ये हर साल आने वाली है। अब इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस,
कितने लोग करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे? कितने लोग करेंगे कुछ तो करेंगे? कुछ तो करेंगे। सर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या होते हैं? भाई मशीन आ गई, मैंने चलाना शुरू कर दी, प्रोडक्ट बनाना, शुरू में उसका प्रोडक्ट इतना बिक ही नहीं रहा, तो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा लेकिन मेरी कॉस्ट आ रही है, तो क्या होगा सर? नुकसान होगा, है ना भाई। शुरू में क्या होगा भाई? फॉर एग्जाम्पल, अब सुनना, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। तुमने कहा यार मशीन आ गई, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी कि महीने के अंदर ये लाख मार्कर बिकेंगे, तुमने उसके हिसाब से लेबर हायर कर ली। अब जाहिर सी बात है यार, महीने के अंदर लाख मार्कर बिकने में 3 महीने 4-5 महीने लग सकते हैं। पहले महीने अगर 20,000 मार्कर होंगे, लेकिन तुमने लेबर तो पूरी हायर कर ली थी लाख के हिसाब से, तो तुम्हारी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है लेकिन तुम्हारा सेल जितनी, तो जब तुम्हारी सेल जितनी नहीं हो रही है और कॉस्ट ज़्यादा हो रही है तो तुम्हें क्या आएंगे? लॉसेस। तो क्या लॉसेस कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे? नहीं सर, लॉसेस कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। अपने पास लर्निंग आउटकम लिखो। लर्निंग आउटकम इस सवाल का लिखो। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस will not become part of cost. Initial operating losses will not become part of cost. सर फिर कह रहा है ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट नेट ऑफ प्रोटोटाइप सैंपल। अब बड़े ये सर, प्रोटोटाइप सैंपल क्या होता है? सैंपल बेसिकली जो हमने बना के दिया। प्रोटोटाइप क्या होता है? मैं आपको प्रोटोटाइप इंशाल्लाह बड़े हो के हम FAR 2 में पढ़ेंगे, कहें इंशाल्लाह। सर प्रोटोटाइप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रोटोटाइप यूजुअली उस प्रोडक्ट का बनता है, ये सैंपल से इसका वर्डिंग मीनिंग थोड़ा सा अलग है। सैंपल होता है ये मार्कर मुझे बेचना था, मैंने यही मार्कर इसी किस्म का मार्केट में फ्री में दे दिया, उसको कहते हैं सैंपल, या सस्ते में दे दिया सैंपल। प्रोटोटाइप थोड़ा सा डिफरेंट। प्रोटोटाइप होता है कि अगर एक्चुअल प्रोडक्ट हो ना वो आपका बहुत बड़े पैमाने का हो, तो आप उसका एक या बहुत ज़्यादा फीचर्स वाला, तो आप उसका कम फीचर्स वाला या छोटा प्रोडक्ट बनाते हो, इसको आप कहते हैं प्रोटोटाइप। एग्जांपल देता हूँ, एरोप्लेन बनते हैं। देखो एरोप्लेन जो कंपनी बना रही है ना, तो एक नई टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू, तो कभी भी ये गलती नहीं करेगी कि वो बहुत बड़ा एरोप्लेन एक साथ बना दे फिर वो चले ही ना। वो बोलते हैं वही टेक्नोलॉजी, वही चीज़ों से वो एक छोटे लेवल का टॉय साइज का एरोप्लेन बनाते हैं, उसको चेक करते हैं रिमोट कंट्रोल की मदद वगैरह से, क्या ये सही चल भी रहा है, क्या क्या इसमें फंक्शनलिटी, या अगर बहुत बड़ा तो एक इंसान के बैठने वाला एक छोटा सा प्लेन बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है एक साथ अगर बड़ा बना दिया और उसके बाद तो हमारे तो पैसे ज़ाया हो गए ना। तो प्रोटोटाइप यूजुअली क्या होता है कि बहुत बड़े प्रोडक्ट का या बहुत एडवांस प्रोडक्ट का एक छोटा वर्जन या कम फीचर्स वाला वर्जन। फॉर एग्जांपल आपको एक इलेक्ट्रिक बाइक बनानी थी, आपको एक आपने कहा इलेक्ट्रिक बाइक प्रॉपर बनाऊंगा ना, उससे आपने कहा पहले चेक तो कर लूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक, तो आपने एक इंजन के साथ 2-4 डंडे लगा दिए और आपने कहा कि भैया कोई इंडिकेटर नहीं, कोई फर्निशिंग नहीं, टंकी वंकी नहीं। आपने कहा पहले मेन चीज़ क्या है कि इसमें देखना है कि इलेक्ट्रिक से चल भी रही है, बैटरी से नहीं चल रही। तो आपने वो जब बाइक का एक छोटा वर्जन बनाया जो कि सारे फीचर्स नहीं थे जो नॉर्मल बाइक में, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप सैंपल से थोड़ा सा इसका डिफरेंट मीनिंग होता है, सही है। तो कहीं अगर प्रोटोटाइप पढ़ो तो घबराना नहीं कि ये क्या चीज़ है, इसका मतलब सैंपल होता है बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही चीज़ मैंने कम पैसों में दी शुरू में टेस्टिंग के लिए, कोई मसला हो तो कर। प्रोटोटाइप होता है बड़ी चीज़ का छोटा वर्जन या एडवांस चीज़ का कम फीचर्स वाला वर्जन। चलें सर आगे बढ़ूंगा। तो अब इस सवाल को हम करेंगे, सब बच्चे मेरे साथ रहेंगे और इस सवाल को हम बोर्ड पे देखते हैं कितने बच्चे, कौन से आवे साहब, क्या लग रहा है कौन सा आंसर सही है? सबका क्या कहते हैं? नेट कॉस्ट। प्रोटोटाइप के केस में हमेशा नेट सैंपल कॉस्ट ही आती है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस आप समझा रहे क्यों नहीं है? इनिशियल ऑपरेटिंग हमने कहा सर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज होते हैं कि मैंने प्रोडक्ट शुरू कर दिया, अब उसके बाद प्रोडक्ट वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा, शुरू में लॉसेज आ रहा है, तो एक काबिल इस्तेमाल हालत में प्रोडक्ट आ चुका है, ये उसके बाद का खर्चा है। चलें सर इस सवाल को अभी हम करने जा रहे हैं बोर्ड पे।
क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट प्राइस कितना? 8 लाख। ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना हुआ? 8 लाख का 10% तो कितना बना? 7 लाख। इंपोर्ट ड्यूटीज कुछ नहीं लिखा, क्या अज्यूम करेंगे? कितनी? कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन कितनी? कितनी मेरा बच्चा? 1000। आर्किटेक्ट फी कितनी? 1000। सर आगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कितने? 6300। इनकम टैक्स एडजस्टेबल आएगा? नहीं सर। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट? यस सर, इंश्योरेंस इन बिल्कुल आएगी। कितने से आएगी? 7000। फिर आगे गए, क्लियरिंग एजेंट की फी आएगी? यस सर, क्लियरिंग एजेंट की फी आएगी। कितने से? 9000। ऑक्ट्राई चार्जेस कितना? 4600। लैंड प्रिपरेशन 8300। डिसमेंटलिंग कॉस्ट का एस्टिमेट आएगा? यस सर। कितना? इंस्टॉलेशन भी हम भूल गए। इंस्टॉलेशन कितनी? 7800। डिसमेंटलिंग कितनी? 5000। फिर हमने कहा सर ट्रायल लाइसेंस नहीं आएगा, इंश्योरेंस इनिशियल ऑपरेशन। हमने कहा क्या चीज आएगी? नेट ट्रायल कॉस्ट कितनी है? 1900। टोटल 773। अब फिर एक चीज़ और सीखें, मैं आपको इसके पीछे भी एक वाकया बता दूँ। उम्मीद कर रहा हूँ सब अपने रजिस्टर में नंबरिंग दे रहे होंगे और सवालों पे नंबर सही है। अभी तो खैर आप लोगों को एक और चीज़ भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बहुत सारा बच्चा परेशान होता है। अभी भी हमसे में बस कितनी अटैम्प्ट है वो एक बात याद रखो। अब आईके अपने कैफ का रूल बड़ा सिंपल बना दिए। आईके अपने कैफ का रूल क्या बना दिया तुम लोगों के लिए? सिंपल, नंबर ऑफ पेपर्स मल्टीप्लाई बाई 6। जब नई स्कीम है, तुम में तो सारे नई स्कीम वाले ही हो, तो तुम्हारे पास कैफ के कितने पेपर्स हैं? तुम्हारे पास 48 मंथ्स मतलब 4 साल, 4 इयर्स तुम्हारे पास क्या है टू क्वालिफाई कैफ। अगर किसी के सिर्फ 2 पेपर रहते हुए तो आईके उसको 1 साल और देगा। कितने साल हो जाएंगे? 5 साल। उसने कहा 5 साल में कैफ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो टाटा। और जो पुराने बच्चे थे, किसी के 2 पहले से कैफ के पास थे, अब वो आया तो उसको 6 × 6 36 महीने, उसके पास 3 साल थे। सही है? नई स्कीम की, जिसमें से 1 साल अभी गुजर चुका है, तो अब उसके पास इफेक्टिवली 2 साल बचे कैफ निकालने के लिए, और इट्स अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। तो सर 4 साल का पीरियड बच्चे के पास है, और मेरे हिसाब से, और आईकेएफ से हमने पूछा क्यों क्या ये, आईकेएफ ने कहा होता ये था कि बच्चा नॉन सीरियस हो गया था। 1 पेपर दे रहा है, 2 पेपर दे रहा है, एक तो उसकी सीरियसनेस के लिए हम डाला, और दूसरा हमने इसलिए भी कि बाहर जाके सीए को बदनाम भी कर रहा था कि सीए बहुत मुश्किल है, तो हम भी उसको, जैसे मैं कहता हूँ सीए मुश्किल नहीं है। तो सर आपके पास कैफ के लिए तो ये कितने साल हैं?
4 साल हैं, सही है। तो इस चीज से किसी को घबराना नहीं है। मैं कुछ और कह रहा था, क्या कह रहा था इसके साथ? नहीं, इससे बाला भी मेरे दिमाग में कुछ और था। नहीं, वाकया नहीं, अभी बता। हाँ, एक वाकया बिल्कुल सही जो तुम लोग। सर एक तो सर ने बता दिया लर्निंग आउटकम क्या है ना, लेकिन कोई चीज़ आपने गलत कर दी जो कि आपको लगता है कि यार यूजुअली नॉर्मल बच्चे ने नहीं की होगी। फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पर इसको इंस्टॉलेशन को नहीं लिया, लैंड प्रिपरेशन को नहीं लिया, किसी को भी नहीं लिया ना। तो एक मेरे पास स्टूडेंट था, उसका वाकया बता रहा था। अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था, आपके पास एक पेपर को पास करने के लिए 6 अटैम्प्ट्स थी, और अगर वो 6 अटैम्प्ट्स में भी आप नहीं पास करते सकते थे तो आईकेएप आपको रोक देता था कि भैया अब बाकी सारे पेपर पास करो, और फिर एंड में आके इसको 2 अटैम्प्ट और इजाफी देंगे, पास करके बताओ। तो उस दफ़ा मेरे पास एक बच्चा आया, उसकी FAR2 में 7 अटैम्प्ट हो चुकी थी। मेरे पास आया वो किस अटैम्प्ट के लिए? 8वीं अटैम्प्ट के लिए आया। मेरे लिए भी यार ये बहुत बड़ा चुनौती थी कि यार मेरे पास वो बच्चा आ रहा है जिसका CA स्टेक पे था, अगर वो उस अटैम्प्ट में पास नहीं होता तो वो डिस्क्वाली, फिर जब उसको CA करना था तो शुरू से आना पड़ता राउंड 1 से। तो अब मेरे पास जब ऐसा बच्चा आया ना तो मैं खुद भी घबरा गया। मैंने कहा भाई यार इसका आप बेचारे का कैरियर दाव पे लगा हुआ है मेरी वजह से। अच्छा, उसने अब 7 दफ़ा पूरे शहर के टीचर से पढ़ चुका था, मेरे पास है। मैंने कहा देख तेरे कॉन्सेप्ट में तो मसला नहीं होगा, सही है वो। लेकिन मैं फिर क्लास में घूमता हूँ, जैसे आप लोगों ने सवाल देखा ना, मैं क्लास में थोड़ा घूमता हूँ। मैं घूमने लगा, मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये गलती कर रहा है, ये सवाल को जल्दी जल्दी पढ़ने में कुछ पॉइंट्स मिस कर रहा है और जिसकी वजह से गलतियाँ कर रहा है। मैंने कहा भाई तू एक काम कर, रजिस्टर में जा, पीछे 4-5 पेजेस बना, और जो जो तू गलतियाँ करते जा रहा है ना उनको नोट करता जा, तेरा एक लॉग बन जाएगा, ताकि एंड के दिनों में जब तू रिवाइज करे तुझे पता चल जाए कि ये गलती मुझे लिख के, भाई क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ IAS 16 के अंदर मैंने आर्किटेक्ट फी को नहीं लिया था, इसको लेना होता है, सही है। उसने एक लॉग बना लिया, क्लासें ख़त्म हुई, पेपर दिया उसने, और रिजल्ट आ जाता है सुबह 8:30 बजे। अच्छा, मुझे सिर्फ उसकी फ़िक्र थी उस टाइम में। मैंने कहा यार ये निकल जाना चाहिए, नहीं तो अब वो मैंने अपनी टीचिंग के ऊपर ले लिया। 8:30 बजे मैंने उसको तंग नहीं किया। मैंने कहा चलो 5-10-15 मिनट में बताएगा, नहीं बताया। 9 बज गए, उस बच्चे का मैसेज ही 9 बजे मैंने उसको फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। दूसरी दफ़ा किया, मैंने कहा गया। मैंने कहा 8वीं अटैम्प्ट भी इसकी गई, FAR2 की उड़ी। 9:30 बजे उसका फ़ोन आया। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोलते हैं सर पास हो गया। तो मैंने कहा अबे पहले क्यों नहीं बताया? बोला सर मुझे इतना डर लग रहा था, मैं मैसेज ही नहीं खोल रहा था कि भाई क्या लिखा होगा अंदर। फिर अब माशाल्लाह उसने फिर CA फाइनल किया। आप देखें, एक होता है आर्टिकलशिप जो आप लोग करते हैं ना, उसका FAR2 इतनी देर से निकला कि उसकी आर्टिकलशिप FAR2 के निकलने के 6 महीने बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि आप BCom की बेस पर आर्टिकल्स कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ और जिसने पहले BCom, अब तो खैर BCom भी 4 साल का हो गया है, तो अब आप वरना BCom की बेस पे क्या कर सकते हैं? आर्टिकलशिप कर सकते हैं। तो उस बच्चे ने BCom की बेस पे आर्टिकलशिप शुरू भी कर दी थी कहीं, और उसमें भी 3 साल हो गए थे और उसका FAR2 ही नहीं निकला था। तो उसने FAR2 निकाला और तब उसकी आर्टिकलशिप फिर ख़त्म भी हो गई। फिर उसने खैर CA फाइनल दिया, वो माशाल्लाह फाइनल में। तो पॉइंट क्या था, उसने कहा कि सर जो लॉग मैंने मेंटेन किया था ना, इससे मुझे आखिरी दिन में पता चल गया मैं क्या क्या गलतियाँ। तो आप लोग भी इस किस्म का, अगर किसी को लगता है ना कि यार आप सवाल पढ़ने में गलती करते हैं, तो ये चीज़ें करें। मैं बार बार कहता हूँ CA इज़ ईजी, सवाल पढ़ना सीख जाओ और ये टेक्निक सीख जाओ, इंशाल्लाह बड़े आराम से निकालोगे। चलिए सर अब आगे बढ़ेंगे। अब तक जो 2 हमने सवाल किए ना, इसके अंदर डिसमेंटलिंग कॉस्ट के हमें प्रेजेंट वैल्यू एस्टिमेट दिया हुआ था, लेकिन अब हम जो सवाल करेंगे उसके अंदर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और उस प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के साथ साथ उसकी आगे की अकाउंटिंग भी देखनी है। कोई सवाल है? ये लैंड प्रेप जो है, लैंड भी तो हमारा एक अलग वो है, नहीं, ये बेसिकली लैंड प्रिपरेशन के वो जो जहाँ पे प्लांट मशीन इंस्टॉल करनी है ना, उसके नीचे की ज़मीन को क्या करना है, सही करना है। कॉस्ट का कुछ हिस्सा लैंड की नहीं, ये जो लैंड बिल्डिंग या प्लांट के नीचे का लिए ना, वो उसका हिस्सा बन जाती है। चलें सर आगे बढ़ते हैं।
अब अगला एक सवाल करेंगे, ये FAR 2 लेवल पे किसी जमाने में आया, और जब ये आया बेटा, हमने पहली दूसरी क्लास में बेटा पढ़ा था कि वो जब कुछ नहीं लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या होते हैं? नॉन रिफंडेबल। सर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ABC लिमिटेड, आखिरी पेज पे, परचेज्ड एसेट फॉर 1500 मिलियन एंड पेड 17% रिफंडेबल इनपुट। ABC is required to dismantle the asset after 4 years at a cost of, अच्छा इसको आफ्टर 4 को काट के लिख दें आफ्टर 2 इयर्स। हम आपकी आसानी के इसको आफ्टर 2 इयर्स कर दें, 4 को काट दें, हमने 4 को कटवा दिया। आफ्टर 2 इयर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 245 और लिख दें इसके आगे डिस्काउंट रेट इज 11%। डिस्काउंट रेट इज 11%। हमने कहा ABC लिमिटेड ने एक एसेट परचेज किया है, कितने का? 1500 मिलियन का, उसके ऊपर 17% क्या पे किया है, और ABC को डिसमेंटल करना है एसेट को आफ्टर 2 इयर्स, और उस टाइम पे कॉस्ट कितनी आएगी? 2.5। और हमने कहा कि इसके बाद डिस्काउंट रेट कितना है? 11। अब हमें इसकी बनानी है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पे आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि जर्नल एंट्रीज का बेसिक तो सबको क्लियर है ना, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, डेबिट क्रेडिट, है ना। अब सर एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? जर्नल एंट्रीज। तो याद रखें एक और चीज जो कि पेपर में भी अक्सर बच्चा गलती करता है, जो आईकेप की मेन रिक्वायरमेंट हो ना, शुरू उससे करना चाहिए। सही है, जर्नल एंट्रीज। अच्छा अब एक और चीज सर, जो जर्नल एंट्रीज हम बनाते हैं तो बचपन में हमने PRC में भी पढ़ा, या हमने कॉमर्स में पढ़ा, या हमने A लेवल्स में पढ़ा, कहीं भी बेसिक में हमने पढ़ा कि इसके नीचे एक चीज़ होती है, हम नरेशन कहते हैं। क्या आईकेप में वो लिखना जरूरी है? नहीं। आईकेप ने पिछली अटेम्प्ट में तो इवन बच्चों को रिक्वायरमेंट में भी लिख कर दे दिया कि नरेशंस आर, क्योंकि आईकेप कहता है भाई तेरा कॉन्सेप्ट चेक कर रहा हूँ, तेरी नरेशन चेक नहीं, इसमें टाइम वेस्ट, तो नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। तो सर क्या लाइनें खींचना जरूरी है? हाँ खींच लिया करो, लेकिन जब देखो आखिरी का टाइम चल रहा हो ना, आखिरी का टाइम, तो अब सब माफ है लाइनें वाइनें भी, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें पेपर पूरा करना है। सही है सर, तो आखिरी के टाइम में अलग है, वरना बेहतर है कि प्रेजेंटेशन अच्छी दे दो। अब हम आएंगे जर्नल एंट्रीज की तरफ। ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी इसकी, ये 2 हमने कॉलम छोड़ दिया। अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए सवाल में मुझे बताएं कि सर हमने प्लांट कितने का लिया है? 1500 मिलियन का। तो मुझे बताएं प्लांट की अगर हम कॉस्ट निकाल लें आज सिर्फ, वो कितनी आएगी? नहीं मेरा बच्चा, डिसमेंटलिंग कौन ऐड करेगा? कॉपी कोई नहीं करेगा। अभी ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पहले समझेंगे, खुद से करने वाले बहुत सारे सवाल हैं आपके पास। 1245। सर ABC ने प्लान कितने का परचेज किया है? 1500 मिलियन का। इधर देख लेना नौजवानों, हमने कहा परचेज प्राइस कितनी आ रही है? 1500। सर इसके बाद नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल 17% इनपुट टैक्स भी दिया है, क्या वो कॉस्ट का हिस्सा बनेगा? नहीं सर, हमने पढ़ा हुआ है वो तो हिस्सा। फिर आगे आए, डिसमेंटल भी करना है आफ्टर 2 इयर्स।
अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या निकालेंगे, डिसमेंटलिंग, फॉर्मूला याद है, 198 राउंडिंग करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक करें। 245 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 11% की पावर कितना हुआ, 198 पॉइंट कितना हो गया, 1698। अब इधर देख लेना, कॉपी नहीं मेरा बच्चा, ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्किंग, ये हमारी क्या हो गई। असल आंसर क्या है, जर्नल एंट्रीज। अब सबने बोर्ड पे देखना है। हमने कहा सर जर्नल एंट्रीज, आज हमने एसेट खरीदा है। अब याद रखो, जिस क्वेश्चन में डेट नहीं होती ना, तो उसमें हम चलते हैं इस तरीके से, 1 जनवरी ईयर 1। कोई सवाल था, शामिल नहीं है, अलग से इसने कहीं दिखा है शामिल। हाँ, एंड पेड 1500 का एसेट लिया और उसके साथ 17% टैक्स भी पे किया, वो रिफंडेबल है। तो वो एसेट की कॉस्ट कैसे क्यों बनेगा। सर इधर देखें, 1 जनवरी ईयर 1, सबसे पहले तो मैंने एसेट खरीदा, मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको हम क्या करेंगे, पीपी, कितने से 1500। इधर देख लेना, एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, और हमने कहा जाहिर सी बात है, हमने कैश या बैंक पे खरीदा होगा, सूदी इदारा क्या कर देंगे, क्रेडिट। ऐसा ही है, पक्की बात है। सर फिर इस दिन हमने अंदाजा लगाया कि फ्यूचर में हमें डिसमेंटलिंग करनी पड़ेगी, तो हमने कहा 245 की फ्यूचर में, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, कॉपी कोई नहीं करेगा। उसकी क्या एंट्री बनाऊंगा, इसको मैं प्यार से कहूंगा पीपी, उसकी मैं एंट्री बनाऊंगा पीपीई डेबिट, और लाइबिलिटी या प्रोविजन, प्रोविजन क्या होती है, एक लाइबिलिटी का इसका नाम होता है फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। कितने से 198.8। मेरा बच्चा क्या ऐसा ही है, सही है सर, पक्की बात है। अब आईकिप ने कहा यहाँ पर, यह आईकिप का सवाल था, मतलब यहाँ पर बच्चे ने 10 नंबर का, आईकिप ने कहा यहाँ पर बच्चे ने फ्री का 1 मार्क्स खो दिया। कैसे, बच्चा 1 जनवरी को खाली ये 2 एंट्रीज बनाएगा या एक और एंट्री भी बनाएगा। सर सेल्स टैक्स जो आपने पे तो किया है, बैंक से पैसा भी तो गया है, वो आपको वापस मिलेगा, है ना सर, वो आपको क्या मिलेगा। सर अगर मैंने हुकूमत को एक अमाउंट पे कर दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो मुझे वापस, तो वो मेरा क्या हुआ, नेचर वाइज एसेट लायबिलिटी, क्या एसेट हुआ ना सर, वो मेरा क्या हुआ। तो आईकिप ने कहा बच्चे ने पेपर में वो एंट्री नहीं बनाई सेल्स टैक्स की, बच्चा भूल गया, बच्चा बोला सिर्फ पीपी की एंट्री बनेगी, नहीं आपने कहा सेल्स टैक्स की एंट्री भी। तो क्या एंट्री बनाओगे, रिफंडेबल सेल्स टैक्स। ये हमारा क्या होगा मेरा बच्चा, एसेट होगा, क्या होगा, एसेट। डेबिट और क्रेडिट क्या करूंगा, बैंक। कितने से 1500 का कितने परसेंट, कॉपी कोई नहीं करेगा, सब कैलकुलेटर से वर्किंग करेंगे, 17%, कितना हुआ 255। नौजवानों अब सबने इधर देखना है, ये तो हमने इसकी एंट्री बना ली कब, शुरू में, है ना। अब पहला साल खत्म हुआ 31 दिसंबर ईयर 1। मुझे बताओ क्या एसेट डेप्रिशिएट होता है, क्या होती है डेप्रिसिएशन, वैसे क्या होती है मुझे बताओ, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, कौन बताएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग बताएं डेप्रिसिएशन क्या होती है। साल में एसेट की वैल्यू को हमने इस्तेमाल करनी। सर हमने कहा वैल्यू ऑफ एसेट ओवर पीरियड, एसेट को साल में हमने कितना इस्तेमाल किया, क्यों कम होती है,
यूज की वजह से वियर टियर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। नहीं, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस कुछ और होता है, उसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं, जो बाद में शुरू करेंगे। हमने कहा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। सही है, वियर एंड टियर की वजह से क्या हो जाती है, मतलब हमने कहा यार ये जो एसेट है ना, कितने का पड़ा था हमें नेट, क्या ये हर साल डेप्रिशिएट होगा? हाँ सर, 2 सालों में इसकी लाइफ कितनी है, 2 साल ना। कैसे पता सर 2 साल लाइफ है? 2 सालों में आप इसको उखाड़ देंगे। डिसमेंटल कब करेंगे? 2 साल बाद। डिसमेंटल अगर हम 2 साल बाद करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इसकी लाइफ 2 साल ही है ना भाई। 2 लगाया है, 2 साल बाद जब मैं उखाड़ रहा हूँ, इसको निकाल रहा हूँ, डिसमेंटल कर रहा हूँ, तो 2 साल ही मुझे यूज करना है। तो सर मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा डेप्रिसिएशन। क्या रिकॉर्ड करूंगा? एंट्री बनाऊंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट क्या करता हूं? एक्यूमुलेटेड या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। सही है सर, ऐसा ही है। किस अमाउंट से? 1698.8 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 849.4। ऐसा ही है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप हमारे साथ किसी बच्चे को अगर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो पूछ सकते हैं। सही है सर। अब मैं आपको एक चले यहीं से एक और बात, मैंने सीए क्वालिफाई कर लिया, एक जगह में इंटरव्यू देने लगा गया, एक चाचा जी बैठे हुए थे, उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा जो कि मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे सवाल का जवाब देने में थोड़ा सोचना पड़ा। उन्होंने कहा बेटा ये एंट्री बनाते हो? मैंने कहा बिल्कुल बनाते हैं। बोला मेरा एक मासूमाना सवाल है, इसकी जगह एसेट को क्रेडिट क्यों नहीं करते, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्यों क्रेडिट करते हो? हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में कहता है कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड करती है वो जब तक इवैल्यूएशन होगा तब तक चेंज नहीं कर सकता। क्यों? बोला भाई कर देते एसेट। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में ना नहीं, बैलेंस शीट में एक फिगर जाती है, अभी हम पढ़ेंगे। एसेट को बेच नहीं देते, उसकी जब डिस्पोजेबल की वैल्यू नहीं होती तब तक उसको नहीं कर सकते। सर ये क्योंकि अंदाजा है, ये हमारा अंदाजा ही है। सर साथ में एसिड की कॉस्ट में चल क्या एसिड हमारा कितना बात की है? एसिड ही होता है वैसे। नहीं, एसेट नहीं होता, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हैं, एसिड का कॉन्ट्रा अकाउंट है। क्यों एसेट क्यों नहीं? क्योंकि ये अंदाजा है। अंदाजा डिस्पोजल होता है, ये एक्सपेंस के तौर पे होता है। तो भाई एसेट ही तो कम हो रहा है ना। देखो ना, इसको भी आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे? पीपी डेबिट, सही है, और उसमें से क्या माइनस करेंगे? तो आप नेट अपने पास शो करेंगे इसको 849.4 पे जो रिमेनिंग है। सही है सर, सॉरी 1698। सर ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन है सर, ये एक्सपेंस है एक तरह से। सर ये एक सवाल 2 बच्चों ने इसने और उन्होंने सही दिया कि सर उसका जवाब मुझे मतलब जब मैंने भी कर लिया तो मेरे दिमाग में भी आप जैसे जवाब आने लगे कि भाई ये करना है। मतलब किसी ने पूरा सीए कर लिया, किसी ने बताया नहीं यार ये तो गेम हो गया भाई। किसी ने नहीं बताया कि यार ये क्यों करते हैं। और चाचा ने पहला सवाल, वो आपको याद नहीं कि आप बोलते हो मैं सीए क्वालिफाई, वो चाचा बैठा है, इसको क्या अकाउंटिंग आती होगी। वो वाली अपनी मीम देखिए, वो पूरा एक शील्ड में कवर होता है, जाता है और पहली आँख में आके लगती है। मैंने कहा ये तो वो वाला सीन हो गया भाई कि अब मैं सोच रहा हूँ, वो बस अल्लाह ने दिमाग में डाल दिया। इसका सही जवाब था जो मैंने दे दिया, वो ये था कि हमें ये पता चलता रहे कि ये एसेट अब तक कितना इस्तेमाल, क्योंकि मैनेजमेंट को ये होता है इसीलिए अलाउंस पता चलता रहे कि भाई ये एसेट इतना इस्तेमाल हो चुका है, अब आपको कब कितनी जल्दी दूसरा एसेट ऐसा खरीदने की ज़रूरत पेश आ सकती है, उसके लिए अपने पास इंतजामात। तो बेसिकली इसका पर्पस होता है ये बताना कि ये एसेट कितना इस्तेमाल, क्योंकि देखो ना अगर मैं एसेट क्रेडिट करता जाऊंगा तो जो एक्चुअल एसेट की कॉस्ट होगी ना वो तो खो चुकी होगी। भाई एसेट था 17698 का, अब अगले साल से सिर्फ कोई ये वैल्यू देखे और उसको इस फिगर का कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा हो तो बोलेगा ये तो 849 का बचा, उसको नहीं पता कि एक्चुअल कितने का था। तो इतना इस्तेमाल भी हो चुका है, तो ये बताता है कि कितना इस्तेमाल हो चुका है। सही है सर। तो हमने कहा
नहीं, एक बच्चा बोला एसिड डेबिट होता है, क्रेडिट कैसे? एसिड बेचते हैं तो क्रेडिट भी तो हो जाता है भाई। एसिड में कमी हो रही है ना, तो डिक्रीज इन एसिड क्रेडिट भी तो होता है। लेकिन क्यों क्रेडिट नहीं करते? क्योंकि ये बाकी रखना होता है कि एसिड कितना इस्तेमाल, मैनेजमेंट को पता चलता रहे कि भाई तुम्हारा ये एसिड था 25 साल लाइफ थी, 20 साल इस्तेमाल होने के बाद देखो इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है। सही है सर? तो आप सोचें कभी कभी। अच्छा एक और बात बता दूं, आप बड़े हो जाएंगे ना, जब आप इंटरव्यूज के लिए जाएंगे इंशाल्लाह, तो 90% सवाल IAS-16 के होंगे। पूछे क्यों? क्योंकि जो बंदा इंडस्ट्री में बैठा हुआ है ना, उसको IAS-16 ही याद है, बाकी सब कुछ वो, अभी आप इम्पेयरमेंट पढ़ेंगे IAS तो उसको कुछ भी याद नहीं, कसम खुदा की सब भूल गया है वो। हाँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड इतना पढ़ाते हैं ना, तो उसको ये क्या होता है। और फिर किसी भी कंपनी में यार टेबल कुर्सियाँ एक्सेप्ट तो होता ही है ना, तो वो आपसे IAS-16, उसको आता है IAS-16 है, बाकियों के लिए तो वो आपको रख रहा है। तो भाई वो बोले जो मुझे आता है वो इसको आता है या नहीं आता। चलें सर। एक बच्चे ने पूछा कि सर वहाँ पे आपकी जॉब हुई थी? नहीं हुई थी। सही है। शायद उन्हें बोला होगा यार इसको सोचने में इतना टाइम लगा है। सही है, लेकिन देखिए अल्लाह बेहतरी रखता है। वहाँ नहीं हो, यूनिलीवर में हो गई। सही है, तो अल्लाह ने बेहतरी रखी हुई थी। उस कंपनी का नाम था अलाइड इंजीनियरिंग कंपनी। चले सर। सवाल में बैंक पे खरीदी और 2 साल में इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। हाँ, तो सवाल को आसान बनाने के लिए। मतलब इतना कंप्लीट वाला सवाल आता है? नहीं, अब नहीं आता, पहले आता था। अब आई के बहुत अच्छे से। जी बेटा। रिफंड की इसके नहीं बताएंगे? हमारा रिफंड हो गया नहीं बताया कुछ के रिफंड कब हुआ, पहले साल हुआ, दूसरे साल। हुकूमत अक्सर 5-5 साल बाद भी रिफंड करती है। चलें सर, यहाँ तक हम क्लियर है। अब मैं आपको कॉपी नहीं करना, एक कॉन्सेप्ट पे लेकर आ रहा हूं, वो है डिसमेंटलिंग का। सर आपने ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड कितने से की थी? 198 पॉइंट। एक्चुअल में पे कितने करने 2 साल बाद? 245। अब सर ये 198.8 पे आपने रिकॉर्ड किए, एक्चुअल कब पे, कितने पे करने? 240। तो सर क्या आपका दिमाग कह रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये 198.8 बन जाए कितना, है ना सर? ये तकरीबन जो 46.2 है ना, कुछ लाए हमें इतने से इसको बढ़ाना है, ये वाली वैल्यू को, लायबिलिटी को, है ना सर? तो अब क्या करें? तो इसके लिए स्टैंडर्ड ने हमें कहा कि एक तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, बड़े गौर से सुनना। स्टैंडर्ड ने कहा डिसमेंटलिंग के केस में हमेशा, डिसमेंटलिंग के केस में हमेशा यूं मानो, डिसमेंटलिंग के केस में हमेशा यूं मानो कि ये तुम्हारा एक खर्चा था जो तुम्हें अभी करना था, तुम्हें किसी को पैसे अभी देने थे, तुमने नहीं दिए, तो वो तुम्हें कह रहा है कि तूने जो मुझे पैसे नहीं दिए उसके ऊपर मुझे सूद दे, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट दे। ये खर्चा था, तुम्हें किसी से तुमने सर्विसेज ले ली, तुम्हें उसको पैसे, यूं समझो, करना नहीं, यूं समझो कि ये तुम्हें पैसे उसको देने थे, तुमने नहीं दिए। अब तुम इसके ऊपर इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करो। क्या रिकॉर्ड करो? इंटरेस्ट को। कि एक्चुअल में 245 2 साल बाद देने, तुम उसको यूं समझो कि आज देता तो कितने देता? 198 पॉइंट। क्योंकि मैं आज नहीं दे रहा तो 2 साल बाद सूद को मिला के मुझे कितने पे करने पड़ेंगे? 240। तो स्टैंडर्ड कह रहा है इस 46.2 को तुम अपना सूद समझोगे। क्या समझोगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस। तुमने किसी के पैसे दबा के रखे और हर साल उसके ऊपर अब उसको इंटरेस्ट भी पे करोगे। तो सर क्या करूंगा मैं? इधर देखिएगा, मैं एक एंट्री बनाऊंगा, इसको हम अकाउंटिंग में कहते हैं अनवाइंडिंग। कौन सा कॉन्सेप्ट? अनवाइंडिंग कॉन्सेप्ट। तुमने कहा इस तरह तुम एक एंट्री बनाओ, 31 दिसंबर ईयर 1 को ही इंटरेस्ट एक्सपेंस को कर दो डेबिट, ठीक है जी, और क्रेडिट कर दो लाइबिलिटी या प्रोविजन फॉर कितने से? इधर देखना, तुम यूं समझो 1 जनवरी से
तुम्हें किसी के पैसे पे करने थे 198 पॉइंट, तुमने पे नहीं किए, उसके ऊपर 1 साल का सूद लगाओ। कितने परसेंट रेट है? 11%। कितना बना? 21.87। 21.87। अब सर क्या हुआ, इधर देख लो। अगर हम लेजर बनाएं लाइबिलिटी का, तो हमने शुरू में इसको कितने से रिकॉर्ड किया था? 198 पॉइंट, उसके बाद मजीद इजाफा कितने का हो गया? 21.9 कर लिया हम इसको। तो सर मुझे बताएं टोटल अब लाइबिलिटी कितनी हो गई तुम्हारी? 198.8 प्लस 21.9 220. तुमने कहा जब पहला साल मैंने क्लोज किया तो 220.7 की लाइबिलिटी मेरी बुक्स में हो चुकी थी, लेकिन एक्चुअल में पे कितने करने? 240. अब हमने कहा पहला साल हुआ, दूसरे साल पे आए 31 दिसंबर ईयर 2, डेप्रीसिएशन की एंट्री पास करूंगा? यस सर। क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन, कितने से? 849.4. 849. डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन। क्लियर है सर? मजीद आगे बढ़ूंगा। सर क्या अगले साल भी ये एंट्री पास करूंगा? हाँ सर, अब सब बोर्ड पे देखने, कॉपी नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटी फॉर डिसमेंटलिंग, कितने से? अब सर इधर देखना, मुझे 198.8 मैंने अज्यूम किया पे करने थे, मैंने पे, फिर मजीद इसके ऊपर इंटरेस्ट बना 21.87, 21.9। क्या मैंने वो पे किया? वो भी पे। अब मुझे किसी का कितना अमाउंट पे करना है? 220. सर क्या इसके ऊपर अब मैं इंटरेस्ट पे करूंगा? यस सर, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मुझे। तो अब आप बोले 220.7 का 11% कितना हुआ? 24.3. तो अब सर देखें ओपनिंग बैलेंस कितना था? 220.7. अगर मैं बोलूं पिछले साल से, फिर हमने इस साल इंटरेस्ट कितना डाला? 24.3. तो अब मुझे बताएं आपके पास लाइबिलिटी इन दोनों को प्लस करें कितनी हो गई? 245 की लाइबिलिटी हो गई। अब हम इस लाइबिलिटी को पे कर देंगे। सर कैसे पे करेंगे? इसकी एंट्री मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जगह नहीं है तो आप इसके नीचे ही बनाइएगा। अब आप बोलेंगे लाइबिलिटी डेबिट बैंक, कितने से? तो सर कॉन्सेप्ट समझे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट को वो करता क्या है? प्रेजेंट वैल्यू पे एसेट की कॉस्ट में शामिल करवा देता है। लेकिन फिर कहता है क्योंकि तुमने एसेट में तो प्रेजेंट वैल्यू पे डाल दी, लेकिन एक्चुअल अमाउंट तुम्हें ये 198.8 पे नहीं करना, कितना पे करना है? तो कहता है कुछ करो कि 198.8 245 बन जाए। 46.2 का तुम्हें इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। हमने कहा भैया वो कैसे करें? उसने कहा मैं बताता हूं। इसने कहा तुम्हें इसको प्रेजेंट वैल्यू के बाद यूं अज्यूम करना है कि तुम्हें किसी का 198.8 पे करना था, जो कि तुमने पे नहीं किया। उसके ऊपर पहले साल का सूद लगा, उसके ऊपर दूसरे साल का सूद लगा। दोनों सालों का जब सूद लगा उसके बाद वो बन गया 245। अगर आप ये दोनों को ऐड करें 21.9 और 24 पॉइंट, तो इन दोनों का सम बन रहा है 46.2। सही है सर? तो ये किसका कॉन्सेप्ट था? डिसमेंटलिंग। ये कॉपी करने, फिर इसके जैसा एक सवाल आप लोग खुद ट्राई करेंगे। बेटा ये हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकाली, 1698.8 का एसेट था, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? 2। असल में तो ये हुआ ना कि इस कॉस्ट को हमने 2 साल में एक्सपेंस बनाना था, तो उसका 198 को हमने डेप्रिसिएशन की शक्ल में एक्सपेंस बनाया। बिल्कुल ऐसा ही। बाकी इससे इंटरेस्ट की शक्ल में एक्सपेंस, तो पूरा 245 2 साल में बढ़ गया। पी
पीआरसी लेवल पे डिसमेंटलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था ना आपके सिलेबस में? पीआरसी लेवल पे डिसमेंटलिंग नहीं है सर। अब जाहिर सी बात है, अब तो चीजें बड़े होंगे ना हम। डन एंड डस्टेड। क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है पैसा वक्त के साथ साथ अपनी कदर, जो 2 साल बाद का 245 है आज वो 245 के बराबर नहीं है, कितने के बराबर है? हाँ सही है, तो पे तो हमसे 245 ही करवा रहा है, लेकिन कह रहा है कि एसिड की कॉस्ट में प्रेजेंट वैल्यू जाए, क्योंकि 2 साल बाद का 245 आज का 245 नहीं, आज का वो कितने के बराबर है। तो उसने कहा जो पे करना है पे तुमसे सही अमाउंट करवाऊंगा लेकिन उसमें जो ये इम्पैक्ट है ना कि पैसा वक्त के साथ अपनी कदर खोता है, वो जरूर अकाउंट फॉर करवाऊंगा। इसीलिए वो हमसे इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करवाता है कि ये बेसिकली पैसा अपनी कदर खो रहा है। ये पैसा अपनी क्या खो रहा है? हाँ, ये अज्यूम इसलिए ना पैसा अपनी कदर खोता है, तो इसीलिए कहा मैं आज 245 अगर करवा दूंगा तो ये एसिड के साथ ज्यादती होगी, एसिड ज़्यादा अमाउंट से कैपिटलाइज हो जाएगा। क्योंकि 245 आज के हिसाब से कितना है? 198.8। पेमेंट तो 245 करनी ही करनी है। एसेट, ये हमारा एसेट है हाशिम। बड़ा वो सवाल में सिर्फ मैं समझा रहा था कि ये कॉन्सेप्ट के लिए इसको आप मिटा दें कि एसिड क्यों क्रिएट नहीं करती। सर आए 16 के ऐसे ही सवाल आते हैं? नहीं, अभी तो इसमें शरारतें तो ये सवाल भी देख के कौन बोल सकता है इसमें 8 जिस टाइप का आया वो उसके भी बच्चों ने 8 एंट्री नहीं बनाई। नहीं, बच्चों ने बना ली। पता है क्यों? ये FAR 1 में नहीं आया था। FAR 1 का जो पेपर, FAR तुम समझो तुम ये पढ़ चुके हो, उसके बाद अगली दफा FAR 2 में ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि FAR 1 के जो IACs है ना, ये तुम FAR 2 में भी पूछेगा। तो बच्चा बड़ा था, उसने जो ICAP ने कहा बच्चे ने, मेजॉरिटी बच्चे ने सब कुछ सही किया, ये बोल गया, इसका मैंने 1 नंबर काट लिया। अच्छा मैं बोलूँ कभी कभी ICAP उन बच्चों के लिए बड़ा आसान सवाल था, आपके लिए भी इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद आसान नहीं होगा। अभी भी आप करेंगे तो ICAP कभी कभी क्या करते हैं, कुछ सवाल होता है ना कि यार पेपर बहुत मुश्किल बन गया है, तो फिर उसको कंपनसेट करने के लिए वो क्या करता है, आसान सवाल देता है। सही है सर, कंपनसेट करने के लिए। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? सबने कर लिया कॉपी? बढ़े आगे। अब एक सवाल ये मैं मिटा रहा हूँ, आपको खुद करना है डिसमेंटलिंग के कॉन्सेप्ट का। एग्जाम्पल, परचेज प्राइस $2500, रिफंडेबल सेल्स टैक्स 15%, डिसमेंटलिंग कॉस्ट आफ्टर 2 साल 300,
डिस्काउंट रेट 8%। चलें सर, करें कॉपी। नहीं, प्रेजेंट है। हुकूमत कभी भी फ्यूचर वैल्यू, हुकूमत कहती है भाई हमें दे दिया ना, क्योंकि देखो हमें पता नहीं होता है पहले साल दे दे दूसरे साल दे दे, हुकूमत कोई टाइम भी नहीं देती है, तो जब हमारा दिल चाहेगा दे देंगे। हाँ, जर्नल एंट्रीज तो रिफंडेबल। हुकूमत कभी भी, हुकूमत कहती है हम हुकूमत है भाई, तुम्हें अपने मुल्क में धंधा करने दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है हुकूमत ने अगले महीने वापस दे दिया। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कंपनियों के अभी 10-10 साल पुराने पड़े हुए। एक कंपनी को मैं जानता हूँ जिसके 20 करोड़ 200 मिलियन तकरीबन 7 साल से हुकूमत के पास है। हुकूमत कह रही है हाँ हमें पता है आपको देने, अभी नहीं दे रहे, दे देंगे। हाँ, क्या कर लोगे, नहीं देगा तो है। वो कभी ये नहीं कहेंगे नहीं देंगे, बोलेंगे देंगे। वो इतना लंबा कर देंगे तो एक वक्त भाई दाद नहीं दे यार, छोड़ अभी। वो 20, 25, 30 साल लगा दे। और जिस कंपनी के 20 करोड़ रुपए होंगे वो कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके 20 करोड़ कंपनी बोलती है हुकूमत को, लेकिन हुकूमत नहीं देती है, बहुत सारे पैसे छुपा के रखती है। सर तो उस पे इंटरेस्ट भी मिलता होगा ना। हुकूमत कुछ नहीं देती, हुकूमत है भाई। कल कला को तेरे घर पे आ जाए वीगो, तुझे लेकर जाए और अब्बू को बोलेंगे कि भाई 50,000 रुपये चाहिए तो इसको छोड़ेंगे, तो अब्बू दे देंगे। अब्बू कुछ नहीं पूछेंगे भाई क्यों उठाया, क्या क्या खर्चा किया 50,000 का, मेरे बेटे ने कौन सा तुम्हारा खाना पीना खा लिया, ये नहीं पूछेंगे ना। सरकार तो सरकार है। सरकार पे सर किसी की नहीं चलती है। अच्छे मुल्कों में आइडियली हुकूमत इसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। अच्छे मुल्कों में सही सवाल है, लॉ बना हुआ है कि बेटा ये 6 महीने में वापस देना है, 6 महीने से ज़्यादा गुजरा तो मैं हर दिन के ऊपर इंटरेस्ट देना है। हमारे मुल्क में ऐसा है, टैक्स में कुछ जगहों पे है देंगे, देता ही नहीं। FBI बोलता है वो उल्टा तुमसे पैसे ले लेते हैं, हम आ जाओ, ये गलत है। तभी आप इंशाल्लाह आए ना, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या धंधा होता है। कोशिश करो 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेरा बच्चा रखो। हाँ जी, बढ़े आगे, कर लिया, अभी शुरू कर रहे हो। कोशिश करो टाइम बाउंड करके अपने आप को टाइम दो कि सवाल 5 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइम दोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम पेपर में क्या गलतियां करते हो। फिर डिवाइड बाई 2 कर दिया डेप्रिसिएशन के लिए हमने। 2 साल लाइफ थी ना, कैसे पता 2 साल, क्योंकि हमने कहा 2 साल बाद डिसमेंटल करना है। इस सवाल में बेटा कर लेते हैं बड़ा। प्रेजेंट वैल्यू निकाली 198.8, उसके ऊपर लगा दिया 11%। और एसेट खुद ब खुद डेप्रिशिएट, चाहे तो बना सकते हैं अलाउंस डेबिट एसेट क्रेडिट। एसेट की वैल्यू उठा के डिस्पोजल में लेके जा रहे हैं। बढ़े आगे, कितनी आ रही है डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू? 257।
चलिए मेरा बच्चा मुझे बताएं, एसेट खरीदा कितने का था? परचेज प्राइस 2500, परचेज प्राइस इज 2500, 2500। फिर आगे बढ़े, अगली चीज प्रोविजन लाइबिलिटी फॉर डिसमेंटलिंग कितनी आ रही है? 300 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पावर कितनी लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सर कितना हो गया? 257.8 कितना हो गया? 2757.8। ऐसा ही है। हमने कहा सर ये तो आ गई इसकी। अब एक बच्चे ने कहा था सर क्या हम दोनों एंट्रियां कंपाउंड बना सकते हैं, एक साथ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। एसेट के खरीदने की क्या एंट्री बना सकते हैं हम? पीपी डेबिट। अब देखो पिछले सवाल में अलग अलग कराई थी, वो भी सही है, अलग अलग भी बना सकते हो, एक भी बना सकते हो। 2757.2 तुमने कहा बैंक से कितने गए? 2500, बाकी लाइबिलिटी फॉर डिसमेंटलिंग कितने से आ गई? 257.2। सही है सर, ये हमने एंट्री बना ली 1 जनवरी ईयर 1 पे। फिर सर इसी दिन सेल्स टैक्स रिफंडेबल भी कितना? 2500 का कितने परसेंट? 375। फिर सर और आगे बढ़े, 31 दिसंबर ईयर 1, 31 दिसंबर ईयर 1 डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से? एसिड कितने का था? 27। लाइफ कितनी है? कैसे बता? 2 साल बाद हम डिसमेंटल कर लें, कितना हो गया? 1378.6 है। चलें सर अब इधर देख लें सर, फिर हम क्या एंट्री बनाएंगे? इंटरेस्ट। हमने कहा ये लाइबिलिटी हमने 257.2 की रिकॉर्ड की है, इसको लेकर के कितने पे जाना है? 300। 257.2 को कितने पे लेकर जाना है? तो वही अजम्पशन अज्यूम करना है जैसे 257.2 किसी का देना था, हमने नहीं दिया। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया? प्रोविजन फॉर कितने से? 257.2 मल्टीप्लाई बाई 8% कितना हुआ? 20.58। सही है सर, 20.58। इसका मतलब हमने कहा सर लाइबिलिटी हमारी देखा जाए लेजर बनाएं तो पहले कितनी थी? 257.2, 20.58 से बढ़ गई तो हमने कहा कैरीड डाउन बैलेंस कितना हो गया? 277.78। ऐसा ही है सर। फिर अगले साल आए 31 दिसंबर ईयर 2, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर कितने से? 1378.6। फिर आगे बढ़े, हमने कहा सर इंटरेस्ट इस साल का भी रिकॉर्ड करेंगे, कितना आएगा? सर हमने कहा लाइबिलिटी हमारी हो गई थी 277.78, इसके ऊपर 8% कितना बना? 22.2।
तो सर हमने कहा जब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया था 277.78, मजीद इसमें लायबिलिटी कितने का इजाफा हो गया, तो टोटल कितना हुआ 300, कितना हो गया। तो हमने कहा सर अब हम इसको हम लायबिलिटी कहते हैं। अभी आप लोगों ने प्रोविजन के वर्ड नहीं पढ़ा ना, पढ़ लिया है बचपन में, चलें थोड़ी देर में आपको चेक करते हैं। लायबिलिटी फॉर डिसमेंटलिंग आ जाए सर। हमने कहा सर अब 2 साल बाद जब पेमेंट करेंगे ये 300 हो गया, बैंक क्रेडिट कितने से, तो सर क्या हम क्लियर हैं यहां तक, सही है हाशिम, लायबिलिटी कर दिया जगह, हो गया बेटा, हो गया सर। तो सर आसान है ये सवाल, डिसमेंटलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर कि ये क्या होता है, कैसे होता है, और सर क्या ये हर एसेट के साथ होता है, नहीं, ये यूजुअली होता है प्लांट और मशीनरी के साथ, क्योंकि बिल्डिंग है तो आपको पता है साला साल, और हर प्लांट और मशीनरी के साथ भी डिसमेंटलिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती सर, कुछ प्लांट्स की इंस्टॉलेशन बहुत आसान होती है, ये डिसमेंटलिंग होती है ज़्यादातर ऑयल कंपनीज के साथ, सही है, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को करनी होती है। चलें सर आज की क्लास तो यहीं तक है। सर रिफंडेबल टैक्स के अगेंस्ट बैंक क्यों क्रेडिट होता है, क्योंकि हम बेटा हुकूमत को बैंक के थ्रू ही टैक्स पे करते हैं। जी हाजिक बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कहा, जैसे कोशिश करेंगे हर क्लास में कुछ ना कुछ आपके लिए प्रोफेशनल ग्रूमिंग या वैसी कोई एडवाइस वाली बात हो। तो आज की जो एक क्लास में मैं एक शख्स की बात करूंगा, वो बच्चा आपकी तरह मेरा स्टूडेंट था, फिर वो बच्चा अब मेरे साथ फर्म में भी माशाल्लाह होता है, और मैं इसको कहता हूँ मेरा राइट हैंड है। मतलब कभी कभी मैं क्लाइंट पे मीटिंग में होता हूँ या मैं मीटिंग में नहीं भी होता हूँ, मुझे क्लाइंट को टोपी करानी होती है, मीटिंग में हूँ, मतलब फ़ोन नहीं उठाना होता। कभी आप जैसे ना फॉर एग्जांपल यार अब कल टैक्स रिटर्न का सबको था आखिरी दिन है, तो मैंने पूरी टीम से करवाया, लेकिन मैं सारे रिटर्न एंड में खुद सुपरवाइज करता हूँ, फिर फाइल करता हूँ। तो मैं सुपरवाइज करा था, उसमें अगर किसी ऐसे क्लाइंट का कॉल है, मुझे पता है कि इसको सिर्फ बातें करनी है। कुछ क्लाइंट होते हैं बोर हो रहे हैं, हाँ भाई आसान भाई क्या लग रहा है, डेट एक्सटेंड होगी नहीं होगी, अच्छा यार मेरी कंपनी में इस बंदे ने ये कर दिया वो कर दिया, तब उसका फ़ोन मैं नहीं उठाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ बोल दे यार सर बिजी हैं, सही है। तो वो अच्छा वो लड़का सीए में ही है माशाल्लाह, और अब वो आर्टिकल्स वगैरह चल रही है उसकी, लेकिन उस बच्चे को मैं जानता हूँ, उसका दिमाग जो है ना वो बिलो एवरेज है, लेकिन आप यकीन करेंगे कैफ के 8 में से 6 पेपर उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले। दिमाग उसका क्या है, बिलो एवरेज, और बिलो एवरेज भी ऐसा कि वो भूल जाता है। FAR2 मैंने उसको पूरा पढ़ा दिया, उसके अंदर एक टॉपिक है इनकम टैक्सेस, उसने टैक्स पूरा पढ़ लिया, उसके अंदर एक टॉपिक है सेल्स टैक्स, भूल गया कि सेल्स टैक्स होता भी क्या है। उसका दिमाग ऐसा है, लेकिन उसके 6 पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट, और मेरे अब पिछले 2 साल में माशाल्लाह 3 गोल्ड मेडल हैं। उससे बड़ी अचीवमेंट मैं कहता हूँ उसका FAR2 का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाना, सही है, उसका एक का। तो मैंने उसके ऊपर मैंने कहा यार ये इसका CA निकल रहा है ना, तो कुछ तो इसके अंदर फैक्टर है जिसकी वजह से इसका CA निकल रहा है। मैंने कहा यार कुछ सुपर नेचुरल पावर जो इसका CA नहीं निकल सकता इतने आराम से, मतलब 6 पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाना। खैर फिर फर्म में मेरे साथ था, तो मुझे पिछले 1-1.5 साल में रियलाइज़ हुआ कि यार इसका पेपर क्यों निकल रहा है। वो फितरतन बहुत सखी आदमी है, फितरतन बहुत सखी है। मतलब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक दफ़ा हम लोग गए सदर में, सदर में एक बड़ी मशहूर बिरयानी है, सिनेमा था बेम्बिनो सिनेमा, उसके पास जो है सदर मोबाइल बड़ी मशहूर बिरयानी मिलती है। जुम्मे के नमाज पढ़ी, मैंने कहा कि यार अब बिरयानी यहाँ की मशहूर है, खाते हुए चलते हैं। अब हम गाड़ी में ही बिरयानी खा रहे हैं, हमने देखा कि अचानक से वो बंदा उठाए और वो बंदा बाहर गया और रिक्शे में जाके बैठा और रिक्शे वाले के साथ बैठ के बिरयानी खाने लगा। वापस मैंने पूछा तो क्या कर रहा था? उसने कहा कि सर मैंने देखा वो बेचारा रिक्शा वाला ना बड़ी तरसी हुई निगाहों से देख रहा था बिरयानी की तरफ, लाइन में लगी हुई, तो मुझे फीलर आ गया कि यार ये बेचारा अफोर्ड, तो उसके साथ बैठ के
कभी निकले जावेद निहारी से, उसको लगा यार कोई गरीब है बेचारा, ऐसा ना, उसको खिला पिला दिया उसको। मतलब अगर आपका वो दोस्त है ना और आप उसको बोल दें भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, यकीन माने वो ये नहीं देखेगा मैं क्या करूँगा, जितने होंगे ना। तो मैंने कहा यार ये कुछ। और दूसरी बात, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखता है। तो मैंने कहा कि मैंने कहा तेरे जो पेपर निकलते थे नहीं को मैंने, तेरा दिमाग नहीं है पेपर निकालने, क्योंकि भूल जाता है भाई। आप सोचे उसने अभी आप पढ़ रहे सब, आपने सेल्स टैक्स पढ़ा है, वो भूल गया कि उसने अभी सेल्स टैक्स भी पढ़ा है और फर्स्ट अटेम्प्ट में टैक्स निकाल दिया। FAR 2 उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, उसके टॉपिक भूल चुका है। FAR 1 उसका दूसरी अटेम्प्ट में निकला है, उसकी चीज़ें भूल चुका है कि यार अच्छा FAR 1 के अंदर इम्पेयरमेंट भी पढ़ा है, सही है। तो वो उसका दिमाग ये है। लेकिन तो बाज़ मर्तबा कभी कभी, और मेरा भी मानना है, मैं आपको एक और बात अभी एक बच्चे से मुझे याद भी है, उसने कहा, मैं आपको एक अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ ऐसी। मैं ना पूरा साल पार्टी मचाता था जैसे माशाल्लाह आप लोग मचाते हैं, सही। मैं शुरू से एक बात पे बहुत क्लियर था। वो क्या क्लियर था कि यार अच्छा, स्कूल लाइफ से मेरी आदत थी, मैं स्कूल में भी एंड में कोई बच्चा यहाँ पर जो BVS का पढ़ा हुआ हो, BVS एक स्कूल है, क्या मैं BVS का नहीं पढ़ा हुआ, उसकी जो हमारी प्रिंसिपल थी वो बाद में अब उन्होंने हम पे एक अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, एक बड़ा अच्छा काम ये किया था कि उन्होंने हमें बचपन से आदत डाल दी थी कि अंग्रेज़ी हम खुद अपने अल्फाज में लिखो। क्योंकि हम जब 9 मैट्रिक में पहुँचे हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, तो होता है ना 9 मैट्रिक में बच्चे ने प्रैक्टिकल सेंटर इधर उधर के नोट्स पढ़े, याद किए, पेपर में जाके लिख दिए। वो देखती थी ना कि हमने अगर ये रटा हुआ लिखा है, वहीं पे काटती थी और बोलती थी एडमिट कार्ड नहीं दूंगी। उस ज़माने में बच्चा डरता है क्या एडमिट कार्ड है, वो तो बोलती थी अपने अल्फाज में लिखो। तो हमारे परसेंटेजें मैट्रिक में कम आई, जहाँ ख़ानदान के लोगों की मेरे मैट्रिक में परसेंटेज थी 89, 90, 88, मेरी परसेंटेज थी 82। तो ख़ानदान में हुआ कि नालायक आदमी है, सही है। लेकिन मैं कहता हूँ उस चीज़ ने CA में मुझे बड़ा, तो मुझे अंग्रेज़ी लिखने अल्हम्दुलिल्लाह आती थी, तो मुझे पता होता था कि यार अपने अल्फाज में, तो मैं कभी भी रट्टे की टेंशन नहीं लेता था। क्लास ले लो अपने अल्फाज में लिखेंगे तो बाकी लोग। लेकिन मैं आखिरी के 20 दिन ऐसा पढ़ता था, मैं आपको भी कहता हूँ कि आखिरी के 20 दिन, 1 महीना, आप देखेंगे आखिरी के 1 महीने में वैसे कोई चीज़ होंगे, लेकिन आखिरी के 1 महीने में रोज़ आपका क्विज लूँगा। रोज़ जो है मतलब 7-8 दिन एक क्विज वीक बनाते हो, 7-8 दिन आपका रोज़ क्विज हो रहा है, ताकि मैं कहता हूँ आखिरी के महीने में अगर आपने जान मार ली ना सही से प्रॉपर, तो CA इंशाल्लाह यूँ है। और क्लास से अभी पूरी दो। तो मैंने 20-25 दिन घर वालों को हुक्म होता था, मतलब कि भाई ये मेरे पढ़ने का टाइम शुरू हुआ है, खबरदार जो किसी ने तंग किया, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, दही दूध कुछ चाहिए तो बता दो अम्मी। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, मेरा सिर्फ आखिरी के 20-25 दिनों में रूटीन होता था रात के 3 बजे सोना, फजर में उठना, आंखें बंद करके फजर पढ़ना, फिर सोना और सुबह 9 बजे उठ जाना, 5.5 घंटे की नींद, पढ़ाई सिर्फ। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि सुबह 8 बजे भी उठ के पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे पता था यार 5 महीने पार्टी कर लिया, 20 दिन। तो उन दिनों में मैं घर वालों को मना करता था कुछ भी तंग ना करो। इत्तेफाक से हुआ ये कि मुझे याद है पेपर से 4-5 दिन पहले की बात है, एक बिल्डिंग में आंटी रहती थी, उनको कैंसर था। अब उनको कोई चीज़ चाहिए थी नीचे से। अच्छा, उन्होंने अम्मी को बोला कोई है कोई नीचे से। अच्छा, अम्मी को पता था ये नमाज के टाइम के अलावा नहीं उतरेगा, उस टाइम पे नमाज का टाइम भी नहीं था। फिर भी अम्मी ने मुझे बोला बेटा वो आंटी कह रही हैं इनको कोई चीज़ चाहिए। मैंने कहा वो आंटी को कैंसर है। मैं चला गया, उनको चीज़ ला करके दे दी। उस टाइम पे आंटी ने दुआ दी कि बेटा अल्लाह तेरे लिए आसानियाँ करे। और आप यकीन माने उस आसानियों को मैंने पूरे CA में महसूस किया। मैं आप मतलब शायद मैं अगर उस टाइम पे मना कर देता तो कुछ ना कुछ करके आंटी की चीज़ तो आ जाती, लेकिन शायद मुझे ये दुआ, आप यकीन माने ऐसा हुआ है CA में मेरे साथ अक्सर कि एक टॉपिक में हल्का रख के गया, वो पेपर में ही नहीं आया। कुछ पेपरों में मैंने 70% तैयारी की और उन्हीं से पूरा 100 नंबर का पेपर। तो मैंने बोला यार कहीं ना कहीं जो है ना, हम कुछ भी करें, कुछ चीज़ें उसके इख्तियार में हैं, तो साथ साथ इन चीज़ों की तरफ। वरना वो जो लड़का है मैं उसको कभी इंशाल्लाह लेकर भी आऊँगा, उस बच्चे से आप बात करेंगे आपको यकीन हो जाएगा आपको उससे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन उसका पेपर, अभी उसने शादी भी माशाल्लाह कर ली, सही है,
तो वो बच्चा नॉर्मल, मैंने कहा उसका पेपर निकलता। तो आप भी कोशिश करें, देखिए एक तो होता है ये, दूसरी कुछ चीज़ें ये साइड के फैक्टर्स भी कंसिडर करने होते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ याद रखें जो मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में इससे मोटिवेशन लेता हूँ, वो ये होता है कि कभी कभी अल्लाह एक जगह की मेहनत का सिला कहीं और देता है। आपने कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की, वो चीज़ आपको नहीं मिली, लेकिन अल्लाह आगे आपको उससे बेहतर चीज़ भी देगा और उसका सिला भी देगा। कभी कभी होता है कि हम एज अ फर्म में ना किसी क्लाइंट के लिए दिन रात एक करके प्रोपोजल बना देते हैं, क्लाइंट नहीं मिलता, तो उसका सिला कैसे मिलता है? कभी कोई क्लाइंट हम मेहनत ही नहीं करते और क्लाइंट आ जाता है। तो इन चीज़ों से मोटिवेट ना हुआ करें, उसको पता है कि आपको कब चीज़ किस टाइम पर देनी है। तो सर समराइज़ करते हैं अब तक जो हमने पढ़ा। 16 के हमने कॉस्ट के सारे कंपोनेंट पढ़ लिए। क्या पढ़ा सर कॉस्ट के अंदर? हमने परचेज प्राइस, हमने कहा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और फिर आज की क्लास में हमने पढ़ दिया प्रोविजन फॉर। अब सर जो डिसमेंटलिंग है इसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं और फिर इसको फ्यूचर वैल्यू पे कैसे लेके आते हैं? इंटरेस्ट की सूरत में। सही है सर। अगली क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि इसमें एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस क्या होती है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट कैसे होते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। सर डेट लिखना ज़रूरी है? जी मेरा बच्चा ज़रूरी है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं बच्चा।